हुसियों ने रेड सी में थरथली मचाने के बाद अब रूस का रुख कर लिया है और वो अब अमेरिका पर डिप्लोमेटिक दबाव डालना चाहते हैं। ना सिर्फ मिलिटरीली बल्कि डिप्लोमेटिकली भी वो अमेरिका और उसके हवारियों को प्रेशराइज करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अब जो विजिट किया है वो किया है रशिया का, जो ऑलरेडी अमेरिका का एनिमी नंबर 1 है। और वहां पर हुसियों को उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट मिल गई है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को कंडेम किया है और रूसियों ने कहा है कि इस जंग को अमेरिका फैला रहा है, ना कि कम करने के हवाले से वो इकदाम करें। तो आप देख लें, एक हुसी जिसको अमेरिका दहशतगर्द ग्रुप कहता है, उन्होंने इतने बड़े मुल्क में जाकर अमेरिका के खिलाफ बयानात निकलवा लिए हैं। हुसी यहां पर क्लियरली अमेरिका और उसके इंटरेस्ट को डेंट कर रहे हैं, ना सिर्फ मिलिटरीली बल्कि डिप्लोमेटिकली भी। इस हवाले से कुछ और नई झड़पें सामने आई हैं इनकी अमेरिकन नेवल फोर्सेस के साथ, वो भी हम देखेंगे। हम देख रहे हैं कि यूके और यूएस की जो एयर फोर्सेस हैं वो भी बाज नहीं आ रही यमन के अंदर डायरेक्ट स्ट्राइक्स करने से, और उन्होंने अभी फ्रेश स्ट्राइक्स की हैं जिसमें यमन की जो मेन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है हुदैदा प्रोविंस में, उसको तबाह किया है। ये रासुल ईसा की पोर्ट थी जिसके ऑयल टर्मिनल्स को तबाह किया गया, जहां से यमन ऑयल एक्सपोर्ट करता है। तो यहां से इन्होंने यमन की इकोनॉमी को डेंट करने की कोशिश की है यूके और यूएस ने, ताकि इनको मजीद प्रेशराइज किया जाए। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हुसीज भी अपने अज़ाइम से पीछे नहीं हट रहे और मिलिट्री एफर्ट्स के बाद उन्होंने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी शुरू कर दिए हैं। और ना सिर्फ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बल्कि उन्होंने रेड सी के अंदर अपने हमले भी जारी रखे हुए हैं और बाबुल मंडब स्ट्रेट के करीब वो ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जहाँ पर सख्त कशीदगी का सामना है यूके और यूएस की फोर्सेस को। इस हवाले से अमेरिकन सेंटकॉम का ये कहना था कि उन्होंने हुसीज के एंटी शिप मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया है यमन के अंदर, और उनका ये कहना था कि हमने इनको लॉन्च करने से पहले ही उड़ा दिया है, क्योंकि इनका जो टारगेट था, इनका हदफ हमारी मिलिट्री वेसल्स और कार्गो शिप्स थी जो हुसीज ने हम पर हमले के लिए इस्तेमाल करनी थी। इसलिए उन्होंने हुसीज के एंटी शिप मिसाइल्स को मार दिया है। ये यूएस सेंटकॉम ने खुद एडमिट किया है कि इस तरह के जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं हुसीज, ये इनकी मिलिट्री वेसल्स और कार्गो शिप्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इनको तबाह करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले इन्होंने ब्रिटिश ऑयल टैंकर को तबाह किया है हुसीज ने। मार्लिन लॉन्डा एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर था जिसको हुसीज ने अपने हमलों के ज़रिए कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसमें इनके तर्जुमान का कहना था, जो शिप के ओनर थे, कि किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, लेकिन शिप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर हमने तस्वीरें भी देखी थी कि एक कश्ती को कंप्लीट आग लगी हुई थी और वो तबाह हो गई थी कंप्लीटली, और हुसीज ने इसको अटैक किया था। यूएस की जो नेवी शिप है यूएसएस कार्ड ने, इन्होंने इसको टोटल असिस्टेंस प्रोवाइड की। इस हमले के बाद इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और इनकी मिलिट्री के मुताबिक किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली फॉर्चुनेटली। हुसीज ने इस ब्रिटिश ऑयल टैंकर को गल्फ ऑफ आयदन के करीब निशाना बनाया है, जिसके बाद अमेरिका ने इन पर मजीद स्ट्राइक्स की हैं और इनके मिसाइल्स को मार गिराया है। सेंटकॉम की स्टेटमेंट के मुताबिक, वी आर प्लीज्ड टू कंफर्म दैट ऑल क्रू ऑन द बोर्ड द मार्लिन लॉन्डा आर सेफ एंड द फायर इन द कार्गो टैंक हैज बीन फुली एक्सटिंग्विश्ड। आग को बुझा लिया गया है और सारा अमला महफूज है। द वेसल इज नाउ सेलिंग टुवर्ड्स अ सेफ हार्बर। हुसीज के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है याया सारे, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और उन्होंने कहा कि हम अपने हमले तब तक जारी रखेंगे जब तक इजराइल गजा के अंदर अपनी जारियत ख़त्म नहीं करता। तो यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि किस तरह हुसीज ने एक बार फिर एक कार्गो शिप को निशाना बनाया है, एक फ्यूल टैंकर को जो कि ऑयल सप्लाई कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह पर, और उनके मुताबिक ये जितना भी पूरा कैंप है यूएस और उसके हवारी इजराइल बाउंड शिप्स जितनी भी हैं, हमने उनको टारगेट करना है, और ज़्यादातर जो इनकी रीच है वो बाबुल मंडब के करीब है, वहाँ पर ये सारा मामला गर्म है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सी जो कंपनीज़ हैं, जो ट्रेडिंग शिप्स हैं, जो कमर्शियल कार्गोज़ हैं, वो अपना रूट बदलने पर मजबूर हैं और उनको
जो आलमी तिजारत में एक लंबा रास्ता है उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो केप टाउन के ज़रिए साउथ अफ्रीका से होता हुआ जाता है, मतलब काफ़ी नीचे से। ये जो सुएज कैनाल वाला ट्रेड रूट है जो रेड सी से गुजरता है, वो इसको अवॉइड करने पर मजबूर हैं बहुत सी दुनिया की कंपनीज। और इसी वजह से अमेरिका ने जवाबन यमन का जो सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है उसको निशाना बनाया है, ताकि इनकी इकॉनमी वीक हो, मतलब ये क्रिपल हो जाए इनकी इकॉनमी हुसीस की, क्योंकि ज़्यादातर जो एरिया यमन का उसको हुसीस ही कंट्रोल करते हैं। इनकी अपनी हुकूमत है, अपनी आर्मी है और अपना सारा सिस्टम है। इनका जो कैपिटल सिटी है सना, उसको भी हुसीस ही कंट्रोल करते हैं। सऊदीज़ ने इनके खिलाफ जंग का आगाज़ किया था आज से तकरीबन 8 साल पहले, वो इनको नहीं हरा सका। सऊदी अरेबिया ने इतना बड़ा इत्तेहाद बनाया और आज सऊदी अरेबिया इनसे हाथ मिलाने वाला है। इससे जाहिर होता है कि हुसीस की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और सऊदी अरेबिया अभी कुछ दिनों तक इन पर सारी पाबंदियां हटाने वाला था यमन से, लेकिन अब वो भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। अमेरिका सऊदी अरेबिया को काफ़ी प्रेशराइज़ कर रहा है कि आप इनसे कुट्टी कर लें, आप इनसे जो अपने मामला हैं वो दोबारा बिगाड़ लें, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया की तिजारत को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक टेंशन का माहौल एक बार फिर पैदा हो रहा है हुसीस और सऊदी अरब के दरमियान, जबकि इन्होंने इस अज़म का इरादा किया है कि हम जो अपनी पीस डील है, पीस निगोसिएशंस हैं, उससे पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जब जैसे ही सऊदीज़ ने ईरानियन से हाथ मिलाया तो उसके बाद इन्होंने इनसे भी हाथ मिला लिया था। तो ये सारी सिचुएशन एस्केलेट होने के बाद हुसीस अब अपनी डगर पर चल रहे हैं और वो किसी की बात नहीं सुन रहे। अमेरिका हमेशा से अपनी हर स्टेटमेंट में लिखता है कि ईरानियन बैक्ड हुतीज़, अमेरिका के मुताबिक इनको ईरान ही बैक कर रहा है और इनको कोई नहीं बैक कर रहा है। इनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। ईरान कहता है ये अपने तौर पर पावरफुल हैं, इनकी अपनी स्ट्रेंथ है, हम तो इनसे बहुत दूर हैं, हमारी तो आउटरीच नहीं है यहाँ तक, यमन तक। आप मैप पर देखें भी तो ये काफ़ी दूर इलाका बनता है ईरान से, लेकिन अमेरिका कहता है कि इनके पीछे ईरान का हाथ है। तो ये गल्फ ऑफ आइडन के पास जो बाबुल मंडप है, जहाँ पर ये झड़पें हो रही हैं हुसीस और अमेरिकन नेवल फोर्सेस के दरमियान, यहाँ से डेली तकरीबन 50 के करीब कश्तियाँ गुजरती हैं, जिसमें मिलिट्री और कार्गो शिप्स होती हैं। ज़्यादातर इसमें कार्गो शिप्स ही होती हैं, कमर्शियल शिप्स होती हैं जो कि सामान और तेल वगैरह लेकर जाती हैं। तो ये बुरी तरह से मुतासिर हुआ है पूरा ट्रेडिंग रूट इस झड़पों की वजह से, इस जंग की वजह से। और दुनिया की मेजर शिपिंग कंपनीज़ ने इस रास्ते को इस्तेमाल करना छोड़ दिया है और जैसे मैंने पहले बताया कि वो केप टाउन का रास्ता इस्तेमाल कर रही हैं और अटलांटिक ओशियन से जा रही हैं यूरोप की तरफ। यानी एशिया और यूरोप के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था समंदर में, ये रेड सी वाला, ये इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है और थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा डिस्टर्ब हुआ है। और इसी वजह से ये जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, जो पूरी दुनिया की ट्रेड है वो मुतासिर हो रही है, उनकी कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, उनके टाइम उनके ज़ाया हो रहे हैं और पूरी दुनिया की ट्रेड पर एक दबाव पड़ रहा है और ये हुसीस की वजह से हो रहा है। ये हमने देखा था कि किस तरह यूएस और यूके ने तकरीबन 9 जनवरी को हमले किए थे यमन के अंदर हुसीस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के अंदर, जिसमें इन्होंने क्लेम किया था कि हमने इनकी 1/3 ऑफ द जो कैपेबिलिटी है उसको डेंट कर दी है और अब वो उस तरह हमले नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हुसीस तो बाज नहीं आ रहे, उन्होंने तो अपने हमले जारी रखे हुए हैं। वो उनकी ना सिर्फ कार्गो शिप्स को निशाना बना रहे हैं बल्कि मिलिट्री वेसल्स को भी निशाना बना रहे हैं। उन्होंने यूएस वॉरशिप्स को भी टारगेट किया है। दूसरी जानिब यूके और यूएस की जो फोर्सेस हैं वो अपने मतलब एयर फोर्स के ज़रिए हमले कर रही हैं। इनके डिफरेंट ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। यमन के अंदर जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और इसके अलावा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं दोनों तरफ से कि एक दूसरे पर दबाव डाला जाए। अमेरिका, चाइना और गल्फ में अपने दोस्तों को कह रहा है कि इन पर प्रेशर डालो, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र वगैरह को, जॉर्डन को, जबकि हुसीस पहुंच गए हैं अब रूस। और इस जंग में हम देख रहे हैं कि क्लियर यहाँ पर लाइंस ड्रॉ होती हुई नज़र आ रही हैं। इजराइल और रूस के पहले ताल्लुकात थे किसी हद तक, चाइना और इजराइल के भी थे, लेकिन यहाँ पर जियोपॉलिटिकल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं क्योंकि बशारुल असद और सीरिया को तंग कर रहा है इस वक्त इजराइल और बशारुल असद को कौन सपोर्ट कर रहा है? रशिया। तो इस वजह से यहाँ पर जियोपॉलिटिकल जो लाइंस हैं वो क्लियरली आपको नज़र आ रही हैं। जो एक डिवाइड है वो खुलकर सामने आ गई है और रशिया के अंदर ना सिर्फ हुसीस के बल्कि हमास के भी विजिट हो रहे हैं
और रूस और चाइना ने भी दबे अल्फाज में इजराइल को कंडेम कर दिया है कि जी आप ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएं, फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर तस्लीम करें, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मिडिल ईस्ट का पीस। चाइना पहले ही कह चुका है इजराइल को कि 2 स्टेट सोल्यूशन के बगैर इस खित्ते में अमन नामुमकिन है। चाइना ऑलरेडी ये चाहता है कि इस खित्ते में ट्रेड हो, पीस हो, BRI के ज़रिए वो अपना विजन फैलाए, तिजारत करे मुल्कों के साथ और पैसा बनाए। जबकि जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर चाइना के लिए जो कंडीशंस हैं वो शायद इतनी फेवरेबल नहीं रही, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट अब फैलता जा रहा है। ये गज़ा से शुरू होने वाला कॉन्फ्लिक्ट अब उसके 1000 मील दूर तक भी महाजों को गर्म कर रहा है। ईरान ने अपना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक्टिव कर दिया है। ईरान और इजराइल सीरिया के अंदर एक प्रॉक्सी बैटल में मसरूफ़ हैं। इजराइल अमेरिका की सपोर्ट के साथ चल रहा है और ईरान को कहीं कहीं रूस की सपोर्ट हासिल है। तो इतनी बड़ी नेवल फोर्स अमेरिका इस वक्त हुसीस के आगे काफ़ी परेशान नज़र आ रही है और इनको डायरेक्ट फाइट के लिए ज़्यादा पार्टनर्स भी नहीं मिल रहे। ज़्यादातर मुल्कों का यही कहना है कि हम नई जंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हम आपके साथ डायरेक्ट स्ट्राइक्स में आपका साथ नहीं बन सकते। तो इस वक्त सिर्फ अमेरिका के साथ यूके है जो इनके साथ डायरेक्ट स्ट्राइक्स में हिस्सा ले रहा है, एयरफोर्स को इस्तेमाल करते हुए, और वो जहाज़ इनके साइप्रस से उड़े हैं। कुछ मुल्क साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर ये सब कुछ देख रहे हैं और बहुत थोड़े हैं जो कि एक्टिवली इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका और हुसीस के दरमियान इस वक्त जो मिलिट्री बैटल के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक बैटल का आगाज़ हो गया है, उसमें किसको अपर हैंड है, हुसीस को या अमेरिकन्स को। रेड सी में हुसी हमलों के पेश नज़र अमेरिका और यूके ने मिलकर ईरान से राब्ता किया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप इस मामले पर पीछे हट जाएं और हुसियों को सपोर्ट करना बंद कर दें। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका और बरतानिया की ये जो दरख्वास्त थी कि आप हुसीस की सपोर्ट से पीछे हट जाएं, ईरान ने इसको नो कह दिया है। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है अमेरिका और यूके की इन डिमांड्स को और उन्होंने कहा है कि हम इनकी मॉरल सपोर्ट को जारी रखेंगे। और इस हवाले से एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि ईरान ने अपना जो डिस्ट्रॉयर है नेवी का, वो रेड सी में एंटर कर दिया है बाबुल मंडब स्ट्रेट के थ्रू। ईरान का अलबर्ज डिस्ट्रॉयर जो कि मिलिट्री वेसल के तौर पर ऑपरेट कर रहा है ईरान की 94th फ्लीट के अंदर, ईरान की जो नेवी है। ईरान का ये मूव उस वक्त सामने आया जब ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं अली अकबर अहमदियन, उनकी मुलाकात हुई है हुसी स्पोक्स पर्सन से। और उसके बाद हमने देखा है कि ईरान का ये जो डिस्ट्रॉयर है ये एंटर हुआ है रेड सी के अंदर बाबुल मंडब स्ट्रेट के थ्रू। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस मुलाकात में हुसीज एक्टिविटीज की भरपूर हिमायत की है और उनको प्रेज किया है और उन्होंने कहा कि ये इनके ब्रेव एक्शंस हैं जिन्होंने इजराइल के रेजीम के अंदर थरथली मचा दी है। अब इस हवाले से हमने देखा था कि अमेरिकन नेवल फोर्सेस की डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन हुई है हुसीस के साथ, जिसमें इन्होंने अमेरिकन नेवी ने दावा किया कि उन्होंने 10 हुसीस को मार दिया है और 4 में से उनकी जो 3 स्मॉल बोट्स थी उनको डुबो दिया है और तबाह व बर्बाद कर दिया है, जिनमें से एक कश्ती भागने में कामयाब रही। मर्क्स जो शिपिंग कंपनी है उस पर हुसीज ने अटैक किया था और उन्होंने फिर यूएस नेवी को मदद के लिए बुलाया था जब यूएस नेवी ने अपने हेलीकॉप्टर्स उस इलाके में भेजे और इनसे फाइट की हुसीज से। अब ये सारा मामला काफ़ी हद तक गर्म हो रहा है। हुसीज अपने जो एक्शंस हैं उनसे बाज नहीं आ रहे। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, लेटेस्ट सूरत हाल क्या है इस सारे मामले की, आज हम उस पर भी नज़र डालेंगे। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका इस वक्त कोशिश कर रहा है कि उनका जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन है उसका स्कोप मज़ीद वसी करे रेड सी के अंदर। वो ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों को दावत दे रहा है, लेकिन रिपोर्टेडली इनके यूरोपियन पार्टनर्स जिनमें इटली, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं, उन्होंने भी अभी तक पूरी तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया अमेरिकन को और अरब्स पहले ही ना कर चुके हैं। अब यहाँ पर यूके और यूएस की नेवीज़ अकेली हुसी से लड़ रही हैं और रेड सी का जो पूरा जो रीजन है उसको अपने हिसाब से सिक्योर करने की कोशिश कर रही हैं। हुसीज ने कहा है कि जो भी
जो भी जो शिप है, जो भी कश्ती इस इलाके से इजराइल की तरफ जाएगी या इसका कोई भी ताल्लुक इजराइल से होगा, ट्रेड रिलेटेड या कोई डिफेंस रिलेटेड, हम उसको टारगेट करेंगे। अमेरिका ने फिर बौखलाहट में पूरी दुनिया में कॉल्स घुमाना शुरू की, लेकिन अमेरिका का साथ देने यहाँ पर कोई नहीं आ रहा और अमेरिकन नेवी यहाँ पर अकेली ही इनका सामना कर रही है हुसीस का। और हुसीस का जो स्टैंस है वो अग्रेसिव होता जा रहा है दिन ब दिन, ना सिर्फ स्टैंस बल्कि उनके एक्शंस भी। अब यहाँ पर एक और ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि यूएस और यूके पॉसिबली एक और यूरोपियन कंट्री के साथ मिलकर यमन पर एक नए हमले का मंसूबा बना रही हैं, जिसमें इनका इरादा यह है कि जो हुसीस की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट किया जाएगा। इससे क्या जाहिर होता है कि इस जंग का जो स्कोप है वो वसी हो रहा है, ये पूरे रीजन में ये जंग फैल रही है। ये गजा से शुरू होने वाला कॉन्फ्लिक्ट अब गजा से 1000 मील दूर यमन में एंटर हो रहा है और जो हॉकिश एलिमेंट्स हैं वेस्टर्न इस्टेब्लिशमेंट में, वो कह रहे हैं कि हमें यमन पर एक ताज़ा हमला कर देना चाहिए। हालांकि यमन बड़ी मुश्किल से जंग से निकला था और इसमें सऊदी अरेबिया ने इन पर एक ब्लॉकेड लगाई हुई थी पिछले कई सालों से, क्योंकि हुसीस ने इनको चैलेंज किया था, जो कि एक सऊदी बैक गवर्नमेंट थी। तो सऊदीज़ और हुसीस की लड़ाई चलती रही। हुसीस को ये कहा जाता था कि ईरान सपोर्ट कर रहा है और फिर अमेरिका भी सपोर्ट में आया सऊदी अरेबिया की कि आप यमन जंग में हिस्सा लो। पाकिस्तान को भी सऊदी अरेबिया ने कहा कि आप इस जंग में हिस्सा लें। पाकिस्तान ने उस वक़्त ना कर दी कि सेक्टेरियन वायलेंस का ख़तरा था, एक मसलकी जंग वो शिद्दत इख्तियार कर सकती थी, इसलिए पाकिस्तान ने डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से इनकार कर दिया। इवन सऊदी अरेबिया ने एक मुस्लिम नेटो बना डाली जो कि यमन में इन सऊदी अरेबिया के मुताबिक जो बागी थे उनसे लड़ती। तो अब पिछले 2-3 सालों से सऊदी अरेबिया ने काम किया कि इनसे हाथ मिलाया जाए। अब सऊदी अरेबिया ने सबसे पहले ईरान से हाथ मिलाया पिछले साल के शुरू में चाइना की मदद से, और ऑब्वियसली फिर उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हुसी मिलिटेंट्स भी थे, अंसारुल्लाह भी जिसे कहा जाता है। तो इसके बाद सऊदी अरेबिया की इनसे भी बातचीत शुरू होगी। सऊदी अरेबिया ने ये जो पूरा ही आप कह सकते हैं कि अपने मसलक से जो हटकर जो मुस्लिम जो सेगमेंट्स थे, जैसे कि ईरान, जैसे कि हुसीस, जैसे कि सीरिया में बशार अल असद की फोर्सेस, इन सब से हाथ मिला लिया। और सऊदी अरेबिया तो इजराइल से भी हाथ मिलाने जा रहा था, लेकिन 7 अक्टूबर हमास के हमले के बाद और फिर इजराइल की बर्बरियत के बाद ये सारी डायनामिक्स हमें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। वो जो पीस डील होने वाली थी वो भी अब खटाई में पड़ गई है। इसके अलावा अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है सऊदी अरेबिया को कि आप हुसी से दूर हो जाएं, हमारा जो नेवल अलायंस है उसमें हमारी मदद करें, लेकिन सऊदी अरेबिया ने फ़िलहाल अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है। और इस वीडियो में हमने इस डेवलपमेंट पर जिक्र किया था कि सऊदीज़ और हुसीस के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो बढ़ते रहेंगे और एक फ़ाइनल डील वो भी साइन की जाएगी, जिसके तहत यमन पर सारी पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी। जबकि यूएस, यूके और इनके दूसरे मगरबी कुछ इत्तेहादी हैं जो एक नई जंग को लॉन्च करना चाहते हैं, इस सारी चीज़ का बहाना करके जो हुसीज रेड सी के अंदर कर रहे हैं। रेड सी में ये शिपिंग लाइंस हैं जिनको ये यूज़ करती हैं, ट्रेडिंग कंपनीज अपनी कश्तियाँ यहाँ से गुजारती हैं। हुसीज ने उनको डिस्टर्ब किया हुआ है। अमेरिका एक काफ़िले की सूरत में उनकी मदद कर रहा है, कुछ मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वहाँ पर अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अमेरिका उनको हासिल करने में फ़िलहाल नाकाम नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके पार्टनर्स भी उनका साथ नहीं दे रहे और अकेले में वो हुसियों से नहीं लड़ पा रहे। ऐसे लग रहा है कि चैलेंज काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और इसलिए अमेरिका ने एक एग्रेसिव मूव किया था और हुसीज ने मर्स पर जो एक उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, अमेरिकन ने उनको मार ही दिया है। 10 फाइटर्स को उन्होंने वहाँ पर मारा है अमेरिका ने। हुसीज का ये कहना है कि जब तक इजराइल गजा के अंदर ब्लॉकेट कायम रखेगा, फूड और मेडिसिन नहीं पहुँचने देगा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में रुकावट डालेगा, हम इनकी जो ट्रेड है, हम इनकी जो शिप्स हैं उनको तंग करेंगे, हम अमेरिका को सबक सिखाएंगे, हम इजराइल को सबक सिखाएंगे अगर इन्होंने अमन की बात ना की गजा में। इसके अलावा एक ताज़ा बयान में हुसीज लीडर अब्दुल मालिक अल हुसी ने भी यूएस फोर्सेस को वार्न किया है कि हम इनकी कश्तियों को हिट करेंगे, हम इनकी जो वॉरशिप्स हैं उनको निशाना बनाएंगे रेड सी के अंदर अगर उन्होंने हमारे रास्ते में कोई रुकावट डाली। और इस वक्त जो एक सबसे हॉट एरिया आप कह सकते हैं रेड सी के अंदर वो बाबुल मंडप का एरिया है, वो यमन के काफ़ी करीब है, इसलिए
अमेरिका इनको यहां से ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि ये आगे की तरफ ना जा सकें, क्योंकि आगे इजराइल की पोर्ट जो इलाद पोर्ट है वहां तक बाबुल मंडप का फासला तकरीबन 1000 मील्स का है। तो यहाँ पर अमेरिका इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है शुरू में ही हुसीस की एक्शंस को। और हुसीस भी ऑब्वियसली अमेरिका की तरह वो टेक्नोलॉजिकली तो इतने एडवांस नहीं है। वो भी क्या करते हैं कि फिर उनके रास्ते में जो भी शिप आती है वो उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। और पिछले दिनों हमने देखा था कि इंडियन ओशन में अरेबियन सी के अंदर एक भारत को जाने वाली शिप और एक पाकिस्तान बाउंड शिप, उन पर भी हमले किए गए हैं। पाकिस्तान बाउंड शिप पर हमले की जिम्मेदारी तो हुसीस ने कबूल कर ली थी, लेकिन इंडियन बाउंड शिप पर अभी किसी ने कोई हमला कबूल नहीं किया। और अमेरिका के मुताबिक इसको ईरान बैक कर रहा है, इन पूरी एक्टिविटीज़ को। अमेरिका के मुताबिक ईरान है इस खित्ते का सबसे बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर, जबकि ईरान ने इन सारे इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। ईरान ने कहा है कि हुसीस की अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, इनके अपने टूल्स हैं, इनकी अपनी पावर है जिसके थ्रू ये काम कर रहे हैं। और ईरान ने कहा कि जब तक ये इजराइल को डिस्टर्ब करते रहेंगे हुसीस, हम इनकी मॉरल सपोर्ट जारी रखेंगे। और इसलिए ये खुलकर सरेआम मीटिंग्स कर रहे हैं ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ हुसीस। और एक दूसरी डेवलपमेंट में हमने ये भी देखा है कि यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरॉन, इन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता किया है और इनको कहा है कि आप इस मामले में अपना किरदार अदा करें, अगर आपका कोई रोल है तो इसको रोकें। और इन ये जो हुसी मिलिटेंट्स हैं इनकी भी कार्रवाइयों को रुकवाने में अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें। और अमेरिका का मैसेज भी दिया डेविड कैमरॉन ने ईरान को कि बाइडेन साहब ये समझते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़, ये जो सारे हमले हैं ये आप लोग करवा रहे हैं, यानी ईरान करवा रहा है। ईरान ने इन सब इल्ज़ामात को डिनाई किया है और ईरान ने उल्टा इन पर जोर दिया यूके और यूएस पर कि आप पहले इजराइल को रोकें। ईरान ने कहा कि हम पर इल्ज़ाम ये अपनी नाकामियों को बचाने के लिए लगा रहे हैं और साथ ही ये भी कह दिया कि ये जितनी भी रेजिस्टेंस है, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, इसकी हमायत हम जारी रखेंगे। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में जैसा कि हमें पता है कि ईरान पर कहा जाता है कि ईरान इनको सपोर्ट करता है, जिसमें हमास है, जिसमें हिजबुल्लाह है, जिसमें इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, जिसमें सीरिया में ग्रुप हैं। और इसके अलावा ये हुसीस का एक मिलिटेंट ग्रुप है जो हुसीस का पूरा एक पूरी इनकी हुकूमत है। ये ईरान, इसको कहा जाता है इन सारे ग्रुप्स को ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, कि ये एक्सिस पूरे रीजन में एक्टिव है जो कि यूएस और इजराइल के पिट्ठों को टारगेट करता है। और ईरान हमेशा से ही ओपनली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लीडर से मुलाकात करता रहता है और इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर भी इन तस्वीरों में नज़र आते हैं जो कि इन लोगों से मुलाकात करते हैं। इस वक्त अगर हम यमन की बात करें तो हुसी ज़्यादा नॉर्दर्न यमन का एरिया कंट्रोल करते हैं और अभी ये कहना कि वो पूरी यूएस नेवी के साथ भिड़ सकते हैं, ये अभी कबल अज़ वक्त होगा इसको कहना, क्योंकि यूएस नेवी के पास काफ़ी जदीद टेक्नोलॉजी है और हुसीस के पास छोटी शिप्स हैं और कुछ ट्रेडिशनल वेपन्स हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या वो यूएस को इस इलाके में सीरियस डेंट पहुंचा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यूएस इस वक्त अपने बड़े अपने एडवांस बहरी बेड़े और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ लैस है, चाहे मेडिटेरेनियन सी हो चाहे वो रेड सी हो। और यूएस के साथ यहाँ पर जो एक मेन पावर है वो है यूके। ट्रेडिशनली हमने देखा है पिछले 70-80 सालों से यूएस और यूके एक दूसरे के साथ काम करते हैं और इनकी नेवीज़ भी बहुत एडवांस हैं, पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, जिसकी वजह से जो नेवल डोमेन है समंदरों में इन दोनों मुल्कों को हमेशा से सुपीरियॉरिटी रही है। पिछले अगर हम 80 या 100 सालों की बात करें, इन्होंने अपनी नेवल पावर को बढ़ाने में काफ़ी इकदाम किए हैं जो आज भी नज़र आते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि चाइना अपनी नेवी को एडवांस करने में काफ़ी एफर्ट्स कर रहा है और इसके अलावा रशिया है जिसके पास एक ट्रेडिशनल पावर है जो कि एक पुराना प्लेयर है। और इस वीडियो में हमने जिक्र किया था कि किस तरह 50 साल बाद रशियन वॉरशिप्स बे ऑफ बंगाल के रीजन में एंटर हुई हैं और बांग्लादेश की नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस की हैं। रेड सी की बात करें तो जो दूसरा सेगमेंट है यमन में, हुसीस के अलावा जो सेगमेंट है जो कि जिस हुकूमत को यूएन भी मानती है, जो सऊदी अरेबिया जिसको हिस्टोरिकली सपोर्ट करता रहा है, उन्होंने इन हमलों के हवाले से
थोड़ी न्यूट्रलिटी दिखाई है और ढके छुपे अल्फाज में हूसीस पर तनकीद भी की है कि ये क्यों हमले कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस सेगमेंट को हमायत ज़्यादा वेस्टर्न कैंप की तरफ से थी। तो यहाँ पर अमेरिका की सपोर्ट बहुत से कंट्रीज़ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पूरी दुनिया में प्रो फ़लस्तीन मुजाहरे हो रहे हैं और हर हुकूमत डर रही है कि एक अपने लोगों की तरफ से डोमेस्टिक बैकलैश बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए वो खोलकर अभी अमेरिका की सपोर्ट नहीं कर रहे। और इसके साथ ही एक और डेवलपमेंट ये भी सुनने में आ रही है कि यूके में एक वोटिंग होगी जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि हूसी जो मिलिटेंट्स हैं इनके साथ फुल ऑन बैटल की जाएगी यमन के अंदर घुसकर या यमन के आसपास। तो इस हवाले से एक प्रॉपर शायद वोट हो यूके की पार्लियामेंट में हूसीज के अगेंस्ट एयर स्ट्राइक्स की। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप इस जंग के स्कोप को एक्सपैंड होता हुआ देख रहे हैं या नहीं। क्या आपके ख्याल में यूके और यूएस हूसीस के खिलाफ आने वाले दिनों में एयर स्ट्राइक्स करेगा, यानी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व होगा, या सिर्फ रेड सी के अंदर ही वो डिफेंसिव अटैक्स करेंगे? रेड सी के अंदर हूसीस के साथ कांस्टेंट बैटल के बाद अमेरिका अब नए नए अलायंसेस ढूंढ रहा है कि किस तरह हूसीस को डेटर किया जाए। इस हवाले से उन्होंने राब्ता किया है अब पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से कहा है कि आप भी इस हवाले से इकदाम करें और हम आपको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि आप हूसीस के हमलों को रोकें और इस पूरे रीजन को, इंडियन ओशन रीजन को सिक्योर बनाने में हमारी मदद करें। अमेरिका ने कहा है कि हम पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करने को तैयार हैं इंडियन ओशन को सिक्योर करने के लिए। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नेवी के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, खिते में सिक्योरिटी सिचुएशन को महफूज बनाने में मिलकर काम कर रहे हैं। इस हवाले से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक ऑफिशियल है, एक स्पोक्स पर्सन है, जिन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। पाकिस्तान मैरीटाइम फोर्सेस का हिस्सा है, जो टास्क फोर्सेस इन्होंने मिलकर बनाई हुई हैं। ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह दुनिया के मुमालिक ज्यादातर अमेरिका की सरबराही में मिलकर चलते हैं समंदरों के अंदर। इन पानियों को ये महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं और इसमें डिफरेंट थ्रेट से ये इनको चैलेंजेस का सामना होता है, जैसा कि सोमाली पायरेट्स हैं, जैसा कि और दहशतगर्दी के हमले हैं, और अमेरिका की नजर में अब हूसीज भी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके हैं। तो ये जो पूरे ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स होते हैं, जो आलमी तिजारती राहदारियां होती हैं समंदरों के अंदर, इनको इन्होंने महफूज भी बनाना होता है। ऑब्वियसली इससे ही इनकी इकोनॉमी चलती है, जो सारी ट्रेड होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये कश्तियों के जरिए। तो इसको सिक्योर बनाने के लिए इन्होंने टास्क फोर्सेस बनाई हुई हैं डिफरेंट नेवीज ने, और बाज़ जगहों पर पाकिस्तान और इंडिया भी मिलकर काम करते हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया मिलकर काम करते हैं, अमेरिका और चाइना मिलकर काम करते हैं। एक दूसरे के मफादात के खिलाफ तो वो काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन कई जगहों पर इनको मिलकर काम करना पड़ता है ताकि आलमी तिजारत को सिक्योर किया जा सके। तो इस हवाले से अमेरिकन ने अब ये ताज़ा बयान उनका सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नेवी से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ चलेगी हूसीस को डेटर करने के हवाले से। अमेरिका को इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है वो ये है कि रेड सी का जो पैसेज है वो अब इनके हाथों से निकल रहा है। बाबुल मंडप के करीब ये गल्फ ऑफ आइडन में हूसीज ने दमादम मस्कल अंदर किया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि जो भी यूएस और यूके की वॉरशिप्स होंगी या कमर्शियल शिप्स जो कि इसराइल बाउंड होंगी, उनको हम टारगेट करेंगे, और वो ऐसा कर भी रहे हैं। इस वजह से पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुई भी है। जो एशिया से यूरोप का जो शॉर्टेस्ट रूट था, जो शॉर्टेस्ट समंदरी रास्ता था रेड सी से सुएज कैनाल इजिप्ट से होता हुआ जो मेडिटेरेनियन सी से यूरोप में जाता है, वो अफेक्टेड हुआ पड़ा है। तो अब जो कश्तियां हैं वो लॉन्गर रूट्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, और वो लॉन्गर रूट कहाँ से जाता है? वो केप टाउन से जाता है, पूरे साउथ अफ्रीका से होता हुआ अटलांटिक ओशन, और फिर वो यूरोप के अंदर दाखिल होता है। तो ये बहुत बड़ा, ये बहुत लेंथी ट्रेड रूट है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली कंपनीज की बैंड बजी पड़ी है। ज़्यादातर कंपनीज का ताल्लुक कहाँ से होता है? यूके, यूएस,
सिंगापुर, तो जिनकी इकॉनमी ज़्यादा तगड़ी हैं उन्हीं की शिपिंग कंपनीज होती हैं, और ज़्यादातर ये जो ऑयल होता है ये अरब कंट्रीज़ का होता है। इस हवाले से सऊदी अरब को भी अमेरिका ने कहा कि जी आप भी इस हवाले से इक़दामात करें, आपका भी बड़ा तेल गुजरता है इस इलाके से, तो आप क्यों नहीं रिक्वायर्ड एक्शन ले रहे। तो सऊदी अरेबिया बड़ा रिलक्टेंट है। इस हवाले से हमने देखा था पिछले मतलब लास्ट मंथ हमने देखा था कि हुसीज़ ने अरेबियन सी में भी कुछ हमले किए थे। एक इंडियन बाउंड शिप पर उन्होंने अटैक किया था और एक पाकिस्तानी बाउंड शिप पर, और उसके बाद दोनों पाकिस्तान और इंडिया ने अपनी अपनी वॉरशिप्स निकाल ली थी और दोनों ने एक दूसरे के मुकाबले में वहां पर अपनी जो शिप्स हैं वो डिप्लॉय कर दी थी। पाकिस्तान नेवी के हवाले से भी हमने देखा था कि किस तरह पाकिस्तान ने भी अपनी तकरीबन 3 वॉरशिप्स अरेबियन सी में डिप्लॉय की हैं उस एरिया के अंदर जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी बनता है, जो पाकिस्तान का समंदरी हदूद है। और उस वक्त पाकिस्तान में से कुछ आवाज़ें उठी थी, जैसा कि सेनेटर मुश्ताक वगैरह, उन्होंने कहा था कि ये एक्सप्लेन किया जाए कि क्या हम अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ जा रहे हैं, अमेरिका का साथ देने जा रहे हैं, ये क्या हम कह रहे हैं कि जी हम हुसीज़ के मुकाबले में अमेरिकन का साथ देने जा रहे हैं। तो इस हवाले से पाक नेवी की एक स्टेटमेंट आई थी जिसको सेनेटर मुश्ताक ने अपने ट्विटर अकाउंट में अपलोड भी किया था, जिसमें पाक नेवी ने कहा था कि हमने ये जो अपनी वॉरशिप्स डिप्लॉय की हैं ये पाकिस्तान की जो तिजारती राहदारी है, समंदरी हदूद है, सिर्फ उसको सिक्योर करने के लिए हमने डिप्लॉय किए हैं, जिसमें ऑब्वियसली सोमालियन पायरेट्स का भी ख़तरा है, जिसमें हुसीज़ के अटैक्स का भी ख़तरा है, और भी कुछ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं दूसरी कुछ तंजीमों की तरफ से। तो ये भी एक एलिमेंट हमने देखा था कि इसमें पाकिस्तान और इंडिया की नेवीज़ ने आपस में आई बॉलिंग शुरू कर दी थी ये हुसीज़ के बाद। और एक अमेरिकन इंटेलिजेंस है, उन्होंने ये भी रिपोर्ट निकाली थी कि ये रेड सी की तरफ सारा फोकस हो गया अमेरिकन का, यानी दुनिया की बड़ी बड़ी नेवीज़ का। तो अब क्या हो रहा था कि अरेबियन सी में जो सोमाली पायरेट्स थे उनको एक ओपन ग्राउंड मिल गया और उन्होंने 1-2 कार्रवाइयां करने की कोशिश की और उनको फिर नाकाम बनाया गया। तो इस वजह से ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान नेवी भी एक्टिव हुई। और ऑब्वियसली ऐसे जो सिचुएशन होती है उसमें आपको एक्टिव होना पड़ता है। जब इंडिया भी वॉरशिप्स निकाल रहा है, जब हर तरफ से खतरात हैं, सोमाली पायरेट्स बाहर निकल रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान के लिए भी कि हम अपनी समंदरी हदूद की हिफाजत करें, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम बेवकूफ़ कहलाएंगे। तो अमेरिका ने जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया हुआ है रेड सी के अंदर, इस वक्त फिलहाल इनका साथ यूके दे रहा है डायरेक्ट स्ट्राइक्स में यमन के अंदर। अमेरिका चाहता है, अमेरिका चाइना को कह रहा है, अमेरिका सऊदीया को कह रहा है, अब अमेरिका ने पाकिस्तान को भी कह दिया कि जी आप हमारे, मतलब ऑब्वियसली उनका कहने का मकसद यही है कि आप हमारे इंटरेस्ट के मुताबिक काम करें। ये उसी से मिलती जुलती सिचुएशन है। जब रशिया यूक्रेन जंग हुई थी ना, तो अमेरिका सारी दुनिया में मुल्कों को कह रहा था, ये मिडिल क्लास इकॉनमीज को कह रहा था कि आप हमारा साथ दो, आप रशिया को कंडेम करो। पाकिस्तान और इंडिया ने रशिया को कंडेम करने से इनकार किया, और जहां जहां पर अमेरिका का दाव लगा, अमेरिका ने वहां पर मजा भी चकाया उन गवर्नमेंट्स को जिन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी। तो यहां भी अमेरिका एक किस्म का उसी तरह का पैगाम दे रहा है पाकिस्तान पर। या ज़्यादा दबाव इसलिए नहीं यहाँ पर बनता क्योंकि हम रेड सी से दूर हैं, हमारा रीजन बनता है अरेबियन सी। हमारे यहाँ पर जो थ्रेट्स हैं वो मेन सोमाली पायरेट्स हैं, इंडियन की कुछ एक्टिविटीज़ हैं इंडियंस की, और ये BLA वगैरह जो ईरान के ज़रिए, और वो भी कभी कभार समंदरी रास्तों का इंतखाब करते हैं। ये BLA और BRA वगैरह जिनका आजकल बड़ा सीन चला हुआ है, जिनके पीछे पाकिस्तान हाथ धोकर पड़ा हुआ है, और वो भी अटैक्स कर रहे हैं पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान के पास क्लियर इसके 2-3 जवाब मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने क्यों अपनी वॉरशिप्स डिप्लॉय की थी, और इसलिए पाकिस्तान ने कहा था ये हमने हुसीज़ के लिए नहीं की क्योंकि वैसे भी हमारा वो रीजन बनता ही नहीं है। लेकिन अमेरिका कह रहा है, ऑब्वियसली अमेरिका तो चाहेगा कि हम इनका साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रेच करें अपनी आउटरीच को और इनकी मदद करें। अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे कर रहा है इस वक्त। और ये भी हमने देखा था कि किस तरह सऊदी अरेबिया, UAE और मिस्र वगैरह अभी रिलक्टेंट हैं, क्योंकि एक मुस्लिम सेंटिमेंट भी है यहाँ पर। जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो इस मौके पर अगर कोई मुसलमान कंट्री हुसीज़ के अगेंस्ट अमेरिकन का साथ देता है तो उसकी तो पब्लिक में बैंड बाज जाएगी। तो इसलिए ये सारे मुसलमान मुल्क अभी रिलक्टेंट हैं, ये चाहते हुए भी अमेरिका का साथ नहीं दे पा रहे। और यहाँ पर मज़ीद क्लैरिटी के लिए हम ये डिस्कस करना ज़रूर चाहेंगे कि ये जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हैं इंडियन ओशन में US के तहत,
यूएस ने कहा है कि जो हमारा प्रॉस्पेरिटी गार्डियन मिशन है ना रेड सी के अंदर, वो इसी के तहत है, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत। और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का हिस्सा पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है और सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह सारे हैं। ये जो टास्क फोर्स आप इसको इस वीडियो में देख सकते हैं, हमने 2-3 साल पहले बनाई थी। तो इसलिए यूएस कह रहा है कि आप हमारे ऑलरेडी पार्टनर हैं, तो जरा और कुछ कीजिए, थोड़ा सा और कुछ करके दिखाइए, डू मोर। बेसिकली अमेरिका का यही मुतालबा होता है ना, डू मोर। तो अब नेवल डोमेन में भी अमेरिकन्स ने हमें डू मोर कह दिया है दबे अल्फाज में, क्योंकि अभी यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर वो हम पर अप्लाई कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो टेरिटोरियल आपकी रियलिटीज़ हैं वो अमेरिका को अलाउ नहीं करती कि वो पाकिस्तान को इस तरह प्रेशराइज कर सके। लेकिन अमेरिका ने अपनी ख्वाहिश का इजहार ज़रूर कर दिया पाकिस्तान के साथ। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि हम जो हमले कर रहे हैं यमन के अंदर वो ऑफेंसिव अटैक्स नहीं है, उनका जो पर्पज़ है वो डिफेंस रिलेटेड है, यानी हम अपने दिफा में हमले कर रहे हैं, हम ये कोई ऑफेंसिव हमले नहीं कर रहे, ऑफेंस पे नहीं जा रहे, बल्कि हम डिफेंस पे जा रहे हैं। ऑफेंसिव डिफेंस आप इसको कह सकते हैं, जो अमेरिकन्स कह रहे हैं इस वक्त हम यमन के अंदर कर रहे हैं, हुसीस के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और दूसरी जानिब हम देखें तो हुसीस भी नहीं बाज आ रहे, वो भी लगे हुए हैं, इन पर अटैक्स कर रहे हैं। यूएस की जो फोर्सेस हैं और यूके के साथ मिलकर उन्होंने उनके जो एक्सपोर्ट डिपोज हैं, उनकी जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी निशाना बनाना शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक वो हुसीस के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको स्नब नहीं कर पा रहे। ये अमेरिका के लिए काफ़ी तशवीशनाक बात है, जिसकी वजह से अमेरिकन अब पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। एक सवाल इनसे पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है कि इसमें आपके पार्टनर सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल नहीं हो रहे, तो इन्होंने कहा कि वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस रीजन में सारे हमारे पार्टनर्स प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में हिस्सा लें और रेड सी के अंदर हुसीस को काउंटर करें। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त अमेरिका को ज़्यादा पार्टनर्स नहीं मिल रहे। और इसके अलावा अमेरिका इन सारी एक्टिविटीज़ का इल्ज़ाम ईरान पर भी लगाता है। अमेरिका कहता है कि हुसीस को डायरेक्ट सपोर्ट है ईरान की। ईरान कहता है कि इनकी अपनी सारी कार्रवाइयाँ हैं, हमारा कोई हाथ नहीं है। ईरान कहता है कि हमारी तो कोई जोग्राफिकल कोई प्रॉक्सिमिटी भी नहीं है यमन के साथ, तो हम कैसे इनको सपोर्ट कर सकते हैं, ये इनकी अपनी कार्रवाइयाँ हैं। लेकिन अमेरिका कहता है हमेशा ईरानियन बैक्ड हुतीज़, ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट रेबल्स। जॉर्डन यूनाइटेड स्टेट्स का मिडिल ईस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय है और वहां पर अमेरिकन बेस पर एक बहुत ही खतरनाक हमला हुआ है, जिसमें 3 अमेरिकी सोल्जर मारे गए हैं और 30 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं। और उनके अंदर जो इंजरीज हैं वो इतनी सीरियस है कि कहा जा रहा है कि मजीद हलाकतों का खदशा है। जबकि इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई है गजा के अंदर, उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो इनकी प्रॉक्सी वॉर है ईरान के साथ वो फैलती जा रही है। इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, यमन, तो ये अभी तक का सबसे डेडली अटैक हुआ है यूएस फोर्सेस पर, जिसके अंदर यूएस के मिलिट्री मैन की हलाकत हुई है। और इस हवाले से जो बाइडन ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने वही लाइन दोहराई है जो पाकिस्तान ने एक दफ़ा भारत को कही थी कि हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे लेकिन अपने वक्त और अपनी मर्जी के मुताबिक, एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। बाइडन ने ये पैगाम दिया है ईरान को। आज की इस वीडियो में हम पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि ये हमला किसने करवाया है, कहाँ हुआ है, इसकी क्या लोकेशन है और अब अमेरिका क्या सोच रहा है। ये हमला अमेरिका की एक बेस पर हुआ है जो कि जॉर्डन के नॉर्थ ईस्ट पर वाक़या है और ये जो बेस है ये सीरिया के बॉर्डर के करीब है। ये हमला अमेरिका की टावर 22 बेस पर हुआ है जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स बेस है यूएस मिलिट्री के लिए, जो कि सामान प्रोवाइड करती है आसपास के इलाकों में जब अमेरिकन फोर्सेस को ज़रूरत हो। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस बेस पर एक ड्रोन गिराया गया है जो कि सीरिया की तरफ से आया है और अमेरिका के मुताबिक ये ईरानियन बैक ग्रुप की जानिब से हमला किया गया है सीरिया के अंदर से। और ये यूएस मिलिट्री की एक बहुत बड़ी एयरबेस नहीं है बल्कि एक स्मॉल आउटपोस्ट है जिसका नाम है टावर 22, जो आप मैप पर देख सकते हैं कि जॉर्डन के नॉर्थ ईस्ट पर वाक़ है सीरिया के साथ। जॉर्डन में ये अमरीकी एयरबेस लॉजिस्टिक्स के साथ साथ एडवाइज एंड असिस्ट मिशन में भी काम करती है। इस हमले के हवाले से एक बात ये भी कही जा रही है कि यूएस का जो सारा एयर डिफेंस सिस्टम है इस रीजन में वो इसको रोकने में नाकाम क्यों हुआ है और किस तरह सीरिया से जो मिसाइल दागे गए, जो ड्रोन अटैक्स किए गए, उनको ये इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे हैं। ये इस स्पेसिफिक बेस टावर 22 जो कि जॉर्डन में वाक़या है, इस पर पहला हमला है जब का यूएस ने यहाँ से ऑपरेशंस का आगाज़ किया है। इससे पहले हम देख रहे हैं
कि यूएस की जो फोर्सेस हैं और यूएस की जो मिलिट्री बेसिस हैं इराक में और सीरिया में, उन पर हमले होते रहते हैं। और अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि यूएस की एक और मिलिट्री बेस पर हमला हुआ था जिसमें 17 मिसाइल दागे गए थे और उसमें भी अमेरिका ने ईरान पर ही इल्ज़ाम लगाया था। और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में अब बहस चल पड़ी है। स्पेशली जो रिपब्लिकन्स हैं, ये लिंडसे ग्राहम जिनके पाकिस्तान से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि ये फेल हो चुके हैं ईरान के अगेंस्ट और इन्हें ईरान को पनिश करना होगा। और ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने ईरान को फ्री हैंड दिया हुआ है। जो रिपब्लिकन्स हैं वो डेमोक्रेट्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बाइडेन एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, तो रिपब्लिकन्स इस हवाले से अपनी सियासत फुली चमका रहे हैं कि क्यों ये ईरान से हेड ऑन कोलिजन क्यों नहीं कर रहे। जबकि ईरान के स्टैंस की बात करें तो ईरान ने कहा है कि इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। ये रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, पूरे इलाके में एक्टिव हैं, ये इनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी इनकी कार्रवाइयाँ हैं, ये हमसे इस तरह के हमलों में ऑर्डर नहीं लेती। हाँ, हमारी मॉरल सपोर्ट तो हो सकती है लेकिन कोई मिलिट्री या फाइनेंशियल सपोर्ट इस हमले के हवाले से हमारी नहीं है। इस हमले में बहुत से अमरीकी सोल्जर्स को ट्रोमेटिक ब्रेन सर्जरीज भी हुई हैं और इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। ईरान ने इस हमले में अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई करते हुए मजीद कहा है कि हम इस रीजन में जंग को हवा नहीं देना चाहते। ये हमले जो भी फोर्सेस कर रही हैं ये अपने इंटरेस्ट में कर रही हैं। इस हमले की जिम्मेदारी इराक की जो इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप है उसने कबूल की है। और जब यूएस ने इस खबर को ऑफिशियल नहीं किया था उससे पहले ही इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी और बाद में अमेरिका ने इस न्यूज़ को पब्लिक किया। अमेरिकन का यही ख्याल है कि इस रीजन में इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप को ईरान सपोर्ट कर रहा है। ईरान बैक्ड मिलिशियाज कहा जाता है और ये हम सबको पता है कि ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो इस खित्ते में, ये पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल को के इंटरेस्ट को हर्ट करता है। हमने इस वीडियो में भी देखा था कि किस तरह सीरिया और इराक में इन्होंने इजरायली ऑफिशियल्स को टारगेट किया, मोसाद के ऑफिशियल्स को मारा, यूएस एयर बेसिस पर हमले किए, यूएस की मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल दागे। सारे का सारा इल्ज़ाम इन हमलों का अमेरिका ईरान पर डालता है, जबकि ईरान हमेशा इन हमलों से डिनाई करता है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं ये इनकी अपनी कार्रवाइयाँ हैं। एक और मिलिट्री बेस है अल रुकबान कैंप जो कि जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर के करीब है, वहाँ पर भी हमले हुए हैं और उस हमले की जिम्मेदारी भी इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने कबूल की है। ये बेस यूएस आउटपोस्ट जो टावर 22 है जिस पर ये डेडली अटैक हुआ है जिसमें 3 सोल्जर्स मरे हैं, ये उसके करीब ही है। तो ये नंबर ऑफ अटैक्स किए गए थे इनकी जानिब से जिसमें इनकी ये 1-2 बेसिस निशाना बनी हैं। और रिसेंटली यूएस और कोलिशन फोर्सेस जो हैं इस इलाके में सीरिया, इराक, जॉर्डन और लेबनान वगैरह में, यमन में, इन पर तकरीबन 158 हमले हो चुके हैं और इसमें ज़्यादातर इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप्स और सीरिया में जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स बैठे हैं वो मुलव्विस हैं। हम देख रहे हैं कि जो अभी हिजबुल्लाह है वो डायरेक्टली अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करती, हिजबुल्लाह ज़्यादा इजराइल को टारगेट कर रही है। और यमन में अगर अंसारुल्लाह की बात करें, हुसीज़ की बात करें तो वो ज़्यादातर यूएस नेवल फोर्सेस को चैलेंज कर रहे हैं रेड सी में बाबुल मंडप के करीब। और हमास गज़ा के अंदर इजराइल से लड़ रही है। ये जो 150 से ज़ायद हमले हो चुके हैं यूएस और कोलिशन फोर्सेस पर, यूएस के मुताबिक इन हमलों का कोई ज़्यादा नुकसान हमें नहीं हुआ क्योंकि हम इन हमलों को पहले ही इंटरसेप्ट कर लेते हैं और बहुत मामूली इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है। लेकिन ये पहला मौका है जिसमें यूएस के कई ट्रूप्स मारे गए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि यूएस की जो मिलिट्री बेसिस पर अटैक होते हैं सीरिया और इराक वगैरह में, उसमें इंजरीज तो सामने आती हैं, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि बड़े अरसे बाद ये पहला वाक़या है जिसमें यूएस फोर्सेस की हलाकत हुई है। यूएस मिलिट्री के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं, जो कि यूएस मिलिट्री में सबसे टॉप ओहदा है, उनके मुताबिक हम इस जंग को फैलाना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मिडल ईस्ट में हमने डिफरेंट रीजन्स में अपनी प्रेजेंस इसीलिए कायम की हुई है ताकि ये हमारे जो दुश्मन ग्रुप्स हैं इनके ख़िलाफ़ एक डेटरेंस कायम की जाए। हमारा मकसद सिर्फ इनको डेटर करना है, हमारी कोई ऑफेंस की पॉलिसी नहीं है बल्कि ऑफेंसिव डिफेंस या डिफेंसिव पॉलिसी है हमारी। एक डेटरेंस कायम की जाए ताकि ये हमले कम कर सकें। बेसिकली यूएस का यही होता है हमेशा से मुद्दा कि हम स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये जो बहरी बेड़े मेडिटेरेनियन सी में उतारे थे यूएस ने इजराइल के सामने, उसमें भी यूएस का यही मौक़िफ़ था कि ये हमने डेटरेंस के लिए ये इक़दामात किए हैं, हमने
कोई जंग नहीं करनी किसी से। और यूएस सेंटकॉम का मजीद कहना है कि जिस मिलिट्री बेस पर अटैक हुआ है उसमें तकरीबन 350 सोल्जर्स डिप्लॉय थे, जिनका काम क्या है कि असिस्ट मिशन या लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना और हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना कि वो दाइश को हरा सकें। जबकि अमेरिका के जो मुखालिफ ग्रुप हैं इस रीजन में, जैसे कि ईरान वगैरह, उनके मुताबिक दाइश को इस रीजन में अमेरिका सपोर्ट करता है और अमेरिका कहता है कि हमने इस प्रेजेंस को इसलिए कायम रखा हुआ है कि हम दाइश को कंट्रोल रख सकें। यूएस भी इस रीजन में कई मौक़ों पर अपनी इन एयर बेसिस को इस्तेमाल करता है हमलों के लिए। जैसे यूएस कहता है ना कि हम किसी पर हमला करने के लिए नहीं बैठे, लेकिन जब भी वो फील करते हैं कि उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुँच रहा है तो वो भी एक्ट करते हैं। तो अभी पिछले दिनों इन्होंने भी काफ़ी हमले किए हैं इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप्स पर, और जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जो यूएस के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, उनकी कार्रवाइयों में तेज़ी आई है और वो अपने अटैक्स को बढ़ा रहे हैं यूएस बेसिस के करीब, और इजरायली एजेंट्स को भी वो टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यूएस की जो फोर्सेस हैं वो भी मैक्सिमम हमला कर रही हैं आजकल। अभी रिसेंटली यूएस ने 3 फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया इराक में, जो कि हिजबुल्लाह के इस्तेमाल में थी और ईरानियन बैक जो ग्रुप्स हैं उनके इस्तेमाल में थी यूएस के मुताबिक। और इसके अलावा यमन में ये जो स्ट्राइक्स कर रहे हैं जो यूके के साथ मिलकर, वो तो हम कवर कर ही रहे हैं। यमन में हम देख रहे हैं कि किस तरह अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इनके जो असलहा डिपोज हैं उनको टारगेट किया जाए, उनकी जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, उनके कम्युनिकेशन और रेडार सिस्टम और कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, उनको ये निशाना बना रहे हैं। लेकिन ये क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि इराक और सीरिया में ये कई जगहों पर क्लूलेस नज़र आ रहे हैं। जब ये जंग शुरू भी नहीं हुई थी ये गज़ा में, उससे पहले हमने कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह ये सीरिया में मज़ीद फोर्सेस एंटर कर रहा है यूएस, और इस रीजन में हम देख रहे थे कि यूएस एंटर हो रहा है, जबकि इराक में इराकी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि यूएस सारी अपनी जो ट्रूप्स हैं वो वहाँ से निकाल ले। और वहाँ पर एक चपकलिश नज़र आ रही है। यूएस कहता है कि कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, कुछ डिफेंस पर्पसेस हैं जिसके लिए हम बैठे हुए हैं, और इराक रेजिस्ट कर रहा है। सीरिया में बशारुल असद क्लियर कट इनके ख़िलाफ़ हैं और रूस और ईरान के साथ वो अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, और उसके बावजूद यूएस वहाँ पर बैठा हुआ है कई जगहों पर, और उन जगहों पर वो ज़्यादा बैठे हुए हैं जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पर दाइश वगैरह ज़्यादा एक्टिव हैं, जहाँ पर कुछ इलाकों में कुर्द ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वहाँ पर अमेरिका बैठा हुआ है, सीरिया में बशारुल असद के मफादात को हर्ट कर रहा है। ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था और काफ़ी महीने हो गए इस वीडियो को हमने बनाए हुए कि किन किन जगहों पर सीरिया में यूएस की प्रेजेंस है। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन लें, और इससे ये डर भी पैदा हो रहा है कि इस खित्ते में एस्केलेशन में इजाफा होगा, और बहुत से लोग ये भी मशवरा दे रहे हैं कि इस जंग को मज़ीद फैलाया ना जाए। यूएस ऑलरेडी यमन में एक महाज गर्म कर रहा है हूसियों पर एयर स्ट्राइक्स करके, और अब ये जो जॉर्डन में इन पर हमला हुआ है सीरिया वाली साइड से, अब यूएस सीरिया और इराक में भी कुछ एक्शंस ले सकता है, कुछ इस तरह की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर सकता है, जिसकी वजह से जंग का जो स्कोप है वो मज़ीद वसी होगा, जंग मज़ीद वाइड होगी। ईरान ये कह रहा है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बढ़ाना चाहते, यूएस का आर्मी चीफ भी यही कह रहा है। तो फिर कौन सी फोर्सेस हैं जो इस खित्ते में जंग को हवा दे रही हैं, ये सोचने वाली बात है। बाइडेन पर पॉलिटिकली प्रेशर बढ़ रहा है कि वो ईरान के ख़िलाफ़ कोई सख्त एक्शन लें, जैसा कि रिपब्लिकन्स इनके पीछे पड़े हुए हैं, लिंडसे ग्राहम जैसे लोग। अब देखना ये है कि बाइडेन क्या करते हैं। आपके ख्याल में बाइडेन इस हमले के बाद कोई मज़ीद सख्त एक्शन लेंगे, जैसा कि इन्होंने यमन के अंदर स्ट्राइक्स किए हैं? क्या सीरिया और इराक, वहाँ पर क्या अमेरिका कोई फ्रेश स्ट्राइक्स कर सकता है इन रेजिस्टेंस ग्रुप्स के ख़िलाफ़ जिनको अमेरिका कहता है ईरान सपोर्ट कर रहा है, या ये डायरेक्ट ईरान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले सकते हैं? इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, और वो ऑफ़र क्या है आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सबको याद है कि 7 अक्टूबर से पहले, हमास के हमले से पहले, इनके दरमियान जो ताल्लुकात थे वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे थे सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान। इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस में ऐलान कर दिया था कि हमें ये मुस्लिम कंट्रीज़ रिकग्नाइज करने जा रहे हैं, और साथ ही मोहम्मद बिन सलमान ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया था, अमरीकी इदारे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये रिवील कर दिया था कि हम
चंद दिनों की दूरी पर हैं इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से। वो सब कुछ बदल गया, इक्वेशन बदल गई जब ये सारी जंग शुरू हुई। मुस्लिम दुनिया के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची इस सारे अमल के दौरान कि किस तरह फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है और किस तरह ये जो अरब रियासतें हैं, ये जो पावरफुल अरब स्टेट्स हैं, ये बजाय फ़लस्तीनियों की मदद करने के ये तो इनको ही फैसिलिटेट कर रही हैं, यूएस की मिलिट्री बेसिस को अकोमोडेट कर रही हैं अपने मुल्कों में, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह। तो इसके बाद हमने एक बैकलैश देखा वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि इजराइल को पुश करो कि वो अपने इन मिलिट्री एक्शंस को ख़त्म करे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि बाइडन ने आहिस्ता आहिस्ता अवामी दबाव के बाद नेतन्याहू से कहना शुरू कर दिया कि आप अपनी मिलिट्री कैंपेन को थोड़ा सा हल्का करें, इसकी इंटेंसिटी को कम करें। इसके बाद हमने देखा कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने नेतन्याहू को पैगामात देने शुरू कर दिए कि आप अपनी जो जंगी हिकमत अमली है उसमें तब्दीली करें। और फिर हमने कुछ चपकलिश भी देखी, क्लियर कट हमें नज़र आया कि स्ट्रेटजीज़ का इख्तलाफ है। और इसके साथ ही हमने देखा था कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान इख्तलाफात भी आना शुरू हुए और बाइडन ने एक मौके पर यह भी कह दिया कि नेतन्याहू की जो हुकूमत है वो हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, राइट विंग गवर्नमेंट है, जिसमें कुछ तब्दीलियों की भी ज़रूरत है और उन्हें भी अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लानी होगी। और साथ ही अमेरिका ने यह भी पैगाम पहुंचा दिया इजराइल को कि हम चाहते हैं कि इस जंग के बाद फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाए ताकि वो मिलकर काम कर सके। और उन्होंने इजराइलीस को भी कह दिया कि आप भी उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और उसके बाद फिर हमने ब्लिंकन का विज़िट देखा और वो भी इस वीडियो में हमने सारा डिस्कस किया था लास्ट वीक, जिसमें ब्लिंकन गए अरब रियासतों में, पूरे रीजन का उन्होंने विज़िट किया और पैगाम पहुंचाया सारे लीडर्स का नेतन्याहू को कि स्टॉप द वॉर। और स्पेशली उसमें MBS का पैगाम था और मोहम्मद बिन सलमान का यही पैगाम था कि अगर इस जंग को ख़त्म कर दिया जाता है, फ़लस्तीनियों के हकूक़ को तस्लीम कर लिया जाता है, एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाता है, तो हम इज़राइल को दोबारा से रिकग्नाइज़ कर लेंगे और हम अपनी जो पुरानी निगोशिएशंस थी उनको बहाल कर लेंगे। क्योंकि जैसे हमने पहले बताया कि ये पूरी दुनिया से प्रेशर के बाद ये सऊदी अरेबिया वगैरह भी बैकआउट कर गए थे, वो भी इज़राइल के साथ उस तरह बातचीत नहीं कर रहे थे जिस तरह जो फुटेजेस आती हैं सामने, जो सारी ख़बरें आती हैं, जो इज़राइल वहाँ पर गोल खिला रहा है। तो उसके बाद कोई भी मतलब सऊदी अरेबिया जैसी सबसे बड़ी इस्लामिक रियासत अगर उनके साथ इस तरह करीब जाएगी तो डेफिनेटली अवाम उनको लताड़ेगी। और इसके साथ ही अरब्स ने ये भी मैसेजेस पहुंचाए थे वेस्टर्न एम्बेसडर्स को जो उनके मुल्कों में तैनात थे कि हमारी जो यूथ है वो आपसे मुतनफ़िर हो रही है, अमेरिका से मुतनफ़िर हो रही है कि किस तरह वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी जो हकीकतें हैं अरब जानते हैं। तो यहाँ पर अरब्स ने ब्लिंकन को मैसेज दिया जो अब रिवील हुआ है। उस वक्त तो जो हमने वीडियो बनाई थी उस वक्त तो यही खबरें थी ना कि ब्लिंकन ने यही कहा है कि जी उस जंग को ख़त्म करो, अरब लीडर्स की तरफ से ये मैसेज है। तो अब जो मज़ीद एक चीज़ सामने आई है कि ब्लिंकन को ये भी कहा गया कि फ़लस्तीनी रियासत की तरफ जाया जाए और नेतन्याहू को कहा जाए कि जंग को अगर वो ख़त्म कर देते हैं और मतलब पोस्ट वॉर सिनेरियो में अगर फ़लस्तीन को भी शामिल करते हैं तो हम इनको तस्लीम कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इस हवाले से ख़बर आई है कि नेतन्याहू ने मोहम्मद बिन सलमान की उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है। दिस इज़ अ बिग न्यूज़, जिसमें पता नहीं क्या कहाँ से इनके पास इतना कॉन्फिडेंस और इतने धड़ल्ले से ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को ये ठुकरा रहे हैं नेतन्याहू। क्या अमेरिका, क्या सऊदी अरेबिया, जितने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनकी उन्होंने तबाही फेर दी है, उनके नैरेटिव्स को उन्होंने ठुकरा कर रख दिया है। उन्होंने कहा नहीं, और वो अपनी बात पर डटे हुए हैं, नहीं हमने नहीं तस्लीम करना फ़लस्तीनी रियासत को। और उन्होंने कहा कि हम अपनी कैंपेन को जारी रखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत उन्होंने उसमें ऑल्ट्रेशन की थी कि जंग को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लिया था, कुछ ट्रूप्स को उन्होंने रेस्ट दिया था अमेरिका के मशवरे पर, अमेरिकन इंटेलिजेंस के मशवरे पर। लेकिन वो इस बात को नहीं मान रहे, ना ही वो अमेरिकन की बात को मान रहे, ना ही सऊदीज़ की। अमेरिका भी चाहता है कि एक प्रॉपर फ़लस्तीनी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाए, जबकि बाकी मुस्लिम दुनिया कह रही है फ़लस्तीनी रियासत। अमेरिका फ़लस्तीनियन अथॉरिटी की बात कर रहा है कि जी उनका भी थोड़ा बहुत से हो, जैसे हम कहते हैं ना
कि पास्ट में अमेरिका एक मीडिएटर का किरदार अदा करता था, दोनों के बीच में आता था। अमेरिका सिर्फ इजराइल की बात नहीं सुनता था, अमेरिका थोड़ी बहुत फ़लस्तीनियों की भी सुन लेता था, ताकि अरब्स को भी बैलेंस कर लिया जाए। जो अरब यूथ है, जो अरब लीडर्स हैं, जो अरब सेंटिमेंट है, उसको भी केटर करता था। तो इस दफ़ा तो बहुत ही वो कम केटर कर रहे थे, लेकिन जो इनको प्राइवेट मैसेजेस दिए गए हैं अमेरिकन को कि अरब्स मुतनफ़िर हो रहे हैं, क्योंकि अरब्स की भी एक लॉबी बैठी है अमेरिका में। अमेरिका ने सारी लॉबीज़ को देखना होता है। इसराइली लॉबी है, वहाँ पर अरब्स की लॉबी है, इंडियन लॉबी है, वहाँ पे यूरोपियंस की लॉबी है, वहाँ पे यूके वालों की लॉबी है, वहाँ पे साउथ अमेरिकन की लॉबी होगी, वहाँ पे चाइनीज़ लॉबी है। तो वहाँ पर अमेरिकन को पता चला है कि अरब्स भी बड़े तपे बैठे हैं इसराइल पर, और वो इसराइल को यही समझा रहे हैं कि जंग को कम करो और फ़लस्तीनियन अथॉरिटी को तुम्हें तस्लीम करना होगा, जिसको नेतन्याहू ठुकरा रहा है। और नेतन्याहू यहाँ पर सऊदी अरब की भी ऑफ़र को ठुकरा रहा है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने ऑफ़र किया है कि अगर ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी का मतलब स्टेटहुड को अगर ये तस्लीम कर लेते हैं, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेते हैं, तो हम दोबारा नॉर्मलाइज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें कि ये जो नेतन्याहू हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की दोस्ती, सिर्फ इसलिए कि बस फ़लस्तीन इक्वेशन से निकल जाए। ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुके हैं फ़लस्तीन के हवाले से कि वो सऊदी अरेबिया की नॉर्मलाइजेशन डील को भी ठुकरा रहे हैं। हालांकि आज से चंद माह पहले और पिछले कई सालों तक इज़राइल के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी कि जी वो सऊदी अरेबिया को इस बात पर ही ले आए कि सऊदी अरेबिया उनको तस्लीम करने की बात करे। अब सऊदी अरेबिया ख़ुद इनको तस्लीम करने की बात कर रहा है, और ठुकरा ख़ुद ये इज़राइली प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और क्या उसके पीछे वजूहात हैं, वो आप कह लें कि उसमें सोशो पॉलिटिकल रीजंस हैं, जिसमें वो नहीं चाहते कि उस फ़लस्तीनियों की कोई भी ऑफिशियल पोजीशन हो। और इस हवाले से सुनने में ये आ रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही है नेतन्याहू के हवाले से। इस हवाले से अमेरिका ने इनको ये भी कहा है नेतन्याहू को कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए गज़ा की तरफ या फ़लस्तीनियों की तरफ। वो भी उस पर भी नेतन्याहू नहीं मान रहा, और उस डिसएग्रीमेंट के बाद बाइडेन ने कहा द कन्वर्सेशन इज़ ओवर, और उन्होंने फ़ोन रख दिया। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका अब शायद नेतन्याहू को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहा है, और जो दूसरे इजरायली स्टेक होल्डर्स हैं, जो दूसरे लीडर्स हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेगा। और इस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था यही पॉसिबिलिटीज़ कि अमेरिका अब चाहता है कि थोड़ी सी इनकी गवर्नमेंट में चेंज लाई जाए। जो नहायत राइट विंग गवर्नमेंट है, जो काफ़ी हद तक एक्सट्रीमिस्ट हो चुकी है फ़लस्तीनियों के हवाले से, उसमें थोड़ी चेंजेस की जाएं। अगर आप इसको रिजीम चेंज कहना चाहें तो आप उसको वो भी कह सकते हैं। और ब्लिंकिन ने जो अभी अपना विज़िट किया है इसराइल का, उसमें ब्लिंकिन ने दूसरे लीडर से भी मिलने की कोशिश की है ताकि नेतन्याहू पर एक प्रेशर डाला जाए और उसको बताया जाए कि खाली तुम ही नहीं हो वहाँ के स्टेक होल्डर। और उसी विज़िट में हमने देखा था कि ब्लिंकिन ने पहले अरब रियासतों का विज़िट किया और बाद में वो इसराइल गए, और फिर ये फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उससे भी मिले। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जा सकता है कि अमेरिका उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है नेतन्याहू को, क्योंकि वो भी अपने जो एक्शंस हैं उससे बाज नहीं आ रहे। वो गज़ा पर बॉम्बिंग उन्होंने उसको वो जारी रखे हुए हैं, उसमें वो यूनिवर्सिटीज़ उड़ा रहे हैं, स्कूल उड़ा रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल्स तबाह कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग। और इस हवाले से कतरी प्राइम मिनिस्टर ने भी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में कहा है कि हमने जितने भी प्रपोजल्स दिए हैं इसराइल को जंग बंदी के हवाले से, इसराइल ने उन सब को ठुकरा दिया है। अरब लीडर्स के तमाम जो पीस रिलेटेड प्रपोजल्स थे, जंग बंदी से रिलेटेड, गज़ा जंग के हवाले से, उन सब को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, और ये बहुत ही अफसोस की बात है। दूसरी तरफ सऊदी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि हमारा जो प्रपोज़ल है इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन डील के हवाले से, वो भी अभी टेबल पर मौजूद है, और इसराइल अगर हमारी कुछ डिमांड्स मान ले फ़लस्तीन जंग के हवाले से और फ़लस्तीन की रियासत के हवाले से, तो हम उससे आज ही बात करने को तैयार हैं। और नेतन्याहू कह रहा है कि मुझे ये ऑफ़र्स नहीं चाहिए। अब इस हवाले से पोस्ट वॉर क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। इसमें सऊदी अरेबिया भी चाह रहा है कि पोस्ट वॉर जो सिनेरियो है उसमें गज़ा को रीबिल्ड करने के हवाले से उनका एक किरदार हो, जंग बंदी जल्द से जल्द हो, एक रिफॉर्म फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम हो, जिसमें सऊदी अरब और अमेरिका काफ़ी हद तक सेम पेज पर हैं कि जी एक फ़लस्तीनी रियासत में एक
स्ट्रॉन्ग फ़लस्तीनियन अथॉरिटी जो कि उनके मसलों को देखेगी, जो कि बिल्कुल जो नॉन मिलिटेंट होगी, उसमें ये हमास वगैरह की गुंजाइश नहीं है देख रहे, इवन सऊदीज़ भी। मतलब गवर्नेंस के जितने भी मैटर्स हैं उसको वो देखेगी फ़लस्तीनियन अथॉरिटी, जिसमें ट्रेड वगैरह है, टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, इजराइल के साथ किस तरह बातचीत करनी है, छोटे छोटे इंटरनल मसले। लेकिन ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इजराइल के नेतन्याहू ने ख़त्म कर दी हैं अमेरिका और सऊदीज़ की कोशिशों के बावजूद और उनकी तमाम ऑफर्स के बावजूद। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस जंग के बाद क्या आप एक फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम देख रहे हैं जिसको सऊदी अरब और अमेरिका बैक कर रहे हैं, या एंड पर इजराइल ही जीतेगा, यानी इजराइल की बात सुनी जाएगी कि एक कंट्रोल्ड गज़ा जिसमें एक बफर जोन होगा, जिसमें हमास की कोई गुंजाइश नहीं होगी और फ़लस्तीनी इजराइल की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।